कर्म का सब खेल है, ये लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा कल कोई और उसे रुलाएगा। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके कर्म खुद उसी पर भारी पड़ गए और आखिर में किन हालातों से लड़कर उसने अपने परिवार को टूटने से बचाया। अंकित कार की सीट पर सीट बेल्ट लगाए हुए पूरी तरह से चौकन्ना और एसी चालू होने के बावजूद पसीने से लथपथ कार की स्टीयरिंग व्हील को तेजी से दाएं बाएं घुमाकर कार को संभालने की कोशिश किए जा रहा था। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज के साथ गाड़ी पेड़ से जा टकराई। अंकित का सर स्टीयरिंग व्हील से टकराकर खून से लथपथ। लेकिन गाड़ी कुछ ऐसे टकराई थी कि बाएं तरफ ज्यादा नुकसान था, जहां पर कोई नहीं बैठा था। गाड़ी के दरवाजे को जोरदार धक्का लगाकर अंकित कार से बाहर निकला और अपने सर से बहते खून को पोंछते हुए गाड़ी की हालत अभी देख ही रहा था कि ये क्या, उसकी गाड़ी ने किसी को टक्कर मार दी। गाड़ी के पीछे की तरफ एक व्यक्ति खून से भीगा हुआ सड़क पर पड़ा था, जिसके पैरों में ना जूते थे ना शरीर पर ढंग से कपड़े। अंकित एकदम से घबराया, ये क्या हो गया मुझसे। लेकिन जब अंकित ने उस आदमी की सांस देखी तो उसे थोड़ा सा सुकून मिला। शुक्र था भगवान का कि वो व्यक्ति कम से कम जिंदा तो था। अंकित गाड़ी के पास जाकर अपना फोन तलाशने लगा, जो कि उसे ड्राइवर सीट के नीचे पड़ा हुआ मिला। उसने जल्दी से स्वास्थ्य केंद्र में फोन किया, अपनी हालत के बारे में बताया। लेकिन इससे पहले कि वो उस व्यक्ति के बारे में कुछ बता पाता, अंकित की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके शब्द लड़खड़ाने लगे। फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और अंकित भी सूखे पत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। अंकित की आंख खुली, चारों तरफ सफेद दीवारों वाला कमरा। लेकिन अंकित को सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी और इस खामोशी में सिर्फ उसे मशीनों की टू टू सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे सब साफ नजर आने लगा। अब वो अपने शरीर को महसूस कर पा रहा था, लेकिन अभी भी बहुत बुरी तरह से उसका बदन टूट रहा था, जैसे किसी ने उसे 7वीं मंजिल से धक्का दिया हो। वो दर्द की वजह से तड़प रहा था। उसका सर भारी हो रहा था, जैसे उसके सर पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसकी आवाज सुनकर एक औरत कमरे के अंदर आई, जो नर्स जैसी लग रही थी, और उसने आते ही अंकित के हाथ में सुई चुभा दी, जिसके बाद अंकित का दर्द कम हुआ और वो फिर से दवा के नशे में खो गया। अगले दिन फिर जब अंकित को होश आया तो उसे दर्द तो था, लेकिन उसे थोड़ा सा ठीक लग रहा था और डॉक्टर ने उसके परिवार को उससे मिलने की इजाजत दे दी। अंकित अभी सोच ही रहा था कि आज पता नहीं कितने दिनों के बाद वो अपने परिवार को देखेगा। तभी दरवाजा खुला और उसकी पत्नी, जो बहुत ही खुश लग रही थी, वो अंदर आई। अंकित को साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक रेखा चित्र सा बनकर उभरता हुआ लग रहा था। सर पर पल्लू लिए हुए, हल्की नीली साड़ी में, आंखों पर चश्मा पहने हुए। एक बार तो चश्मे को देखकर ऐसे लगा ये तो कोई और है, लेकिन जब उसने आंखों पर जोर दिया तो पहचान लिया, अरे नहीं, ये तो मेरी पत्नी राधिका ही है। उसके पीछे उसके बूढ़े माँ बाप, जो कि कुछ ज्यादा ही बूढ़े लग रहे थे, वो अपने बेटे को देखने के लिए पास आए। सबकी आंखों में पानी भरा था। लेकिन तभी एक 16 साल की लड़की कमरे के अंदर आई और आकर एक कोने में खड़ी हो गई। लेकिन अंकित इससे अनजान था, ना जाने कौन है ये लड़की। तभी तेज चाल में सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर अंदर आया। डॉक्टर ने अंकित से कहा, क्या तुम सबको पहचानते हो?
अगर पहचानते हो तो सबके नाम बताओ। अंकित ने एक एक कर सबके नाम बता दिए। अब डॉक्टर भी संतुष्ट था और घर वाले भी, क्योंकि अंकित की याददाश्त को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अभी भी वो उस लड़की से अनजान था। उस लड़की के लिए उसके मन में एक सवाल था जो कि उसने अपनी पत्नी राधिका से पूछने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने उसे खामोश रहने के लिए कहा। फिर अंकित ने सोचा कि शायद राधिका की कोई पहचान की होगी, उसकी मदद के लिए आई होगी। डॉक्टर ने अंकित की जांच की और 2 दिन तक अस्पताल में रखकर उसे छुट्टी दे दी। अब अंकित घर जाने वाला था। आज वो दुनिया के सबसे सुखी लोगों में से एक था। सारी तैयारी हुई। अंकित अब चल फिर सकता था। वो घर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसके चलने में थोड़ी सी लड़खड़ाहट थी, लेकिन वो खुश था। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में कई सवाल थे जिनके जवाब वो जल्द से जल्द जानना चाहता था। राधिका उसके पास आई। उसके हाथ में डिस्चार्ज पेपर थे। उसने अंकित से कहा, चलें अपने आशियाने में। और इतना कहकर वो हंसने लगी। हॉस्पिटल के बाहर कैब वेट कर रही थी। कैब देखकर अंकित ने राधिका से कहा, क्या इतना महंगा हॉस्पिटल है? घर जाने के लिए एसी कार भेज रहा है। राधिका ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये कार तो हमने घर जाने के लिए किराए पर मंगवाई है। रास्ते में ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर अंकित ने फिर राधिका से सवाल किया, क्या हम विदेश में हैं जो यहाँ इतनी खूबसूरत इमारतें हैं? राधिका फिर मुस्कुराई और कहा, नहीं, हम अपने ही शहर में हैं। कार घर पहुंच गई, लेकिन घर पहुंचकर अंकित का मन और भी बेचैन हो गया, क्योंकि उनका घर वो नहीं था जहां वो कभी रहा करता था। अंकित ने एक के बाद एक सवाल करने शुरू कर दिए। ये क्या है? सब कुछ इतना कैसे बदल गया? और ये हम लोग कहाँ हैं? परेशानी में अंकित लड़खड़ा गया, लेकिन राधिका ने उसे संभाल लिया। तभी अंकित की नजर राधिका के बालों पर पड़ी, जो कि सफेद थे। अंकित और भी परेशान हो गया। वो फिर से सवाल पे सवाल करने लगा, भाई आखिर मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? इतना सब कुछ कैसे बदल गया? अंकित के परिवार वालों के पास अब कोई चारा न था। उन्हें सच बताना ही पड़ा। राधिका ने अंकित को बताया, ठीक है, सुनो अंकित, तुम पिछले 13 साल से कोमा में थे और इस समय में दुनिया तुमसे 13 साल आगे निकल चुकी है और अब 2023 चल रहा है, जबकि तुम्हारा एक्सीडेंट 2010 में हुआ था और अंकित अभी भी 2010 में ही जी रहा था। पहले तो अंकित को राधिका की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या वो 13 साल तक बेहोश रहा, पर जब उसे शीशा दिखाया गया तो वो खुद को पहचान ही नहीं पाया। अंकित अभी सब सोच ही रहा था कि तभी वही लड़की सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई और राधिका से बोली, माँ, मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ और वहीं से सीधे अपने घर ही आऊंगी। इतना कहकर वो लड़की चली गई। अंकित राधिका को घूर घूर कर देख रहा था। उसके मन में जितने सवाल थे उसने एक साथ राधिका पर छोड़ दिए। उसका पहला सवाल था, राधिका, तुम और माँ और ये अपने घर से क्या मतलब है? क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? और ये लड़की, ये तो हमारी शादी के साल से ज्यादा बड़ी है। कैसे राधिका, कैसे? अंकित के सवाल राधिका को ऐसे लग रहे थे कि कोई उसे बार बार चाकू से मार रहा हो। अंकित को इतने साल बिस्तर पर पड़े रहने से परेशानी इस बात की है कि राधिका के पास बेटी है। कितनी जल्दी हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, हम सोच भी नहीं सकते। अंकित को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि राधिका को जिंदगी ने कितने दर्द दिए थे। बस वो तो राधिका को ताने कसता जा रहा था
कि राधिका ने उसके मरने तक का इंतजार भी नहीं किया और वो किसी और की हो गई। अंकित के माँ बाप ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की भी बिना सुने बस बोले जा रहा था। राधिका ने अंकित से बस एक ही बात कही, अंकित, मैंने सोचा था जब तुम सही हो जाओगे तब सब सही होगा, लेकिन तुम तो कोई और ही हो। तुम वो अंकित नहीं जिसे मैंने जाना था, और अब जब तुम मुझे समझना ही नहीं चाहते तो मैं यहाँ करूंगी भी क्या। तुम अपनी दवाइयां समय पर लेते रहना। गुड बाय अंकित। राधिका अपने घर पहुंची, जहां वो पिछले 6 महीने से रह रही थी। अब वही राधिका जो अंकित के सवालों के सामने पत्थर बनकर खड़ी थी, अकेले में मोम की तरह पिघल रही थी। और उधर अंकित के माता पिता अंकित को अब सच्चाई बता रहे थे। अंकित को जब उसके माँ बाप ने गुजरे समय की बात बताई तो अंकित खुद को कोसने लगा। अंकित को पता चला कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब दुर्घटना वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचने वाली राधिका ही थी। जब राधिका वहां पहुंची तो वहां पर अंकित और उस व्यक्ति के अलावा एक नन्ही सी जान भी थी, जो कि यही कोई 3 साल की रही होगी। पता नहीं कैसे बची, पर बेहोश हो गई थी। एम्बुलेंस में तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पता चला कि वो आदमी जिसकी अंकित की गाड़ी के साथ टक्कर हुई थी वो मर चुका है और अंकित कोमा में चला गया। पुलिस ने जब उस बच्ची के बारे में पता किया तो पता चला कि वो लड़की उसी आदमी की थी और उस लड़की के परिवार में उसके पिता के अलावा कोई भी नहीं था। और राधिका ने अपने पति की गलती का पश्चाताप करने के लिए पुलिस से उस लड़की को अपने साथ रखने की इजाजत मांगी, पर क्योंकि वो बच्ची उसे नहीं जानती थी तो राधिका को उसकी कस्टडी नहीं मिली। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अंकित की गाड़ी के किसी ने ब्रेक फेल किए थे। ज्यादा इंक्वायरी होने पर पता चला कि वो जो आदमी अंकित की गाड़ी से टकराकर मर गया था वो अपाहिज था, और अपाहिज होने से पहले वो बहुत बड़ा कार मैकेनिक था एक बड़ी कंपनी में। और बदकिस्मती से कार का काम करते वक्त कार उस पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो गया और कंपनी ने उसे निकाल दिया। लेकिन कंपनी का एक काम अच्छा था, उसने अपने हर कर्मचारी का इंश्योरेंस करवाया हुआ था और इंश्योरेंस उसी कंपनी ने किया था जिसमें अंकित काम किया करता था। और वो आदमी पिछले 2 महीने से अंकित के दफ्तर के चक्कर लगा रहा था ताकि उसे अपने पैसे वापस मिल सके, लेकिन अंकित उसे रोज टाल रहा था। और जिस दिन अंकित का एक्सीडेंट हुआ उसी दिन अंकित ने उस आदमी को गाली गलौज के साथ धक्के मारकर दफ्तर से बाहर निकलवाया था। और इसी नाराजगी की वजह से उसने अंकित की गाड़ी की ब्रेक खराब कर दी। लेकिन उस आदमी को क्या पता था कि वो खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। ये सब बातें जानकर अंकित सदमे में आ गया। उसे अपनी पत्नी राधिका की ईमानदारी पर तो भरोसा हुआ, लेकिन अब वो ये जानना चाहता है कि आखिर वो अलग क्यों रहती है। फिर अंकित के माता पिता ने उसे ये भी बताया कि जब 2-3 महीने बाद भी उस बच्ची की कस्टडी किसी ने नहीं ली तो राधिका ने उसे कानूनन गोद ले लिया। और हम सब ने राधिका का विरोध किया क्योंकि हम उस व्यक्ति की बच्ची को नहीं पालना चाहते थे जिसने हमारे बेटे को मारने की कोशिश की हो। और तब हमने राधिका के सामने एक शर्त रखी कि या तो वो उस लड़की को चुन ले या सिर्फ हमें। लेकिन राधिका ने तुम्हारी की गलती सुधारने के लिए उस लड़की का हाथ थाम लिया और वो हमें इस घर को छोड़कर बच्ची को लेकर चली गई। कुछ दिनों बाद राधिका स्पेन चली गई और वहां पर अपनी डॉक्टरी की शुरुआत की। और वो 13 साल उसने उस बच्ची के साथ काट दिए। और जब राधिका को पता चला कि तुम्हारे शरीर में हलचल शुरू हुई है, तब वो वहां से भागी चली आई और तुम्हारी
देखभाल करने लगी। अंकित बेटा, हमने तो उससे अपने किए की माफी मांग ली, लेकिन तुमने भी उसके साथ सही नहीं किया। जाओ बेटा, रोक लो उसे। अंकित रोते रोते राधिका के घर के लिए निकल गया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि राधिका अपनी बेटी को लेकर तकरीबन 1 घंटा पहले एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। तभी अंकित जल्दी से कैब करवाकर एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन कोई भी आईडी ना होने की वजह से अंकित को मेन गेट पर ही रोक दिया गया। अंकित के पिता भाग करके अंदर गए और दूर से राधिका और उसकी बेटी पर उनकी नजर पड़ी। राधिका के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, राधिका बेटी, घर चलो, थक गया हूं मैं घर के सोनेपन में रहते रहते। मेन गेट पर अंकित भी खड़ा है, वो तुम्हें वापस लेने आया है। राधिका मना करने ही वाली थी, तभी उसकी बेटी जोर से बोली, क्या पापा आए हैं? चलिए ना माँ, पापा के साथ चलते हैं, सब मिलकर एक साथ रहेंगे, कितना मजा आएगा। राधिका के पिता ने जोर से हंसते हुए बैग अपने हाथ में ले लिया और राधिका को वापस चलने का इशारा किया। राधिका और उसकी बेटी जब एयरपोर्ट से बाहर आई तो अंकित का सर शर्म के मारे झुका हुआ था। तभी उसकी बेटी ने अंकित के पास जाकर बड़े प्यार से कहा, पापा। तो अंकित जोर जोर से रोने लगा। उसने फटाफट से अपनी बेटी को गले लगा लिया। जैसे जैसे अंकित के सीने से पश्चाताप की आग शांत हो रही थी, वैसे वैसे राधिका की नाराजगी दूर हो रही थी। तभी अंकित ने बेटी से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उसने प्यारी सी आवाज में जवाब दिया, सिमता। पर माँ मुझे प्यार से खुशी बुलाती हैं। सबके बीच खुशी की लहर दौड़ गई और अंकित ने खुशी से कहा, ठीक है, अब ये खुशी हम सबकी खुशी है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम नहीं जानते कि कोई कितना मजबूर है, फिर भी जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर हम उसका समय नष्ट करते रहते हैं। और जहां तक बात कर्म की, कर्म तो हम सब जानते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ। नमस्कार।